बघा, लास्ट लेक्चरला आपण ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम, ये पार्ट जो है वो कंप्लीट किया था। ऑडिट वर्किंग पेपर्स देखे थे, ऑडिट नोटबुक, ऑडिट वर्किंग पेपर्स, ये जो पार्ट है ये लास्ट लेक्चर को हमने कंप्लीट किया था। तो नेक्स्ट अपना जो मॉड्यूल है, नेक्स्ट टॉपिक जो है ऑडिटिंग टेक्निक्स, वो हम स्टार्ट करेंगे। ऑडिटिंग टेक्निक्स और इंटरनल ऑडिट। देखिए, ऑडिटिंग टेक्निक्स में फर्स्ट टेक्निक जो है अपना, अ, वो है टेस्ट सेक। बघा, यापूर्वी बऱ्याचदा त्याचा रेफरन्स आला होता। मैंने बहुत बार आपको बताया कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, सॉरी, टेस्ट सेक जो है, टेस्ट सेक कहाँ पे अप्लाई करनी है, जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपकी स्ट्रांग है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे डिपेंड है कि आप टेस्ट सेक यूज करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखिए, टेस्ट सेक का मतलब क्या है ये आपको पहले देखना है। Test checking means to select and examine a representative sample from a large number of similar items. रिप्रेझेंटेटिव्ह सॅम्पल सिलेक्ट करणी है उसमें से। टोटल जो ट्रान्झॅक्शन आहे, जसं आपण मराठीमध्ये म्हणतो की शीतावरून भाताची परीक्षा। आपण काय करतो, तांदूळ शिजलेले आहेत की नाही, भात शिजलेला आहे की नाही, हे बघण्यासाठी सगळे तांदूळ आपण बघतो का? नाही, लक्षात घ्या, त्यातला एक दोन आपण घेतो आणि आपण चेक करतो की हा शिजलेला आहे की नाही। म्हणजे ते काय करतात की ते एंटायर जे काय तुमचं तो तुम्ही शिजत ठेवलेला भात असेल, तर कंप्लीट भाताचं रिप्रेझेंटेशन ते एक किंवा दोन तांदूळ जे आहेत ते करत असतात। सेम यहाँ पे क्या करना है, उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो कुछ आपके जो ट्रांजेक्शन्स है वो सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑडिट करना होता है। इन केस ऑफ बिग कंपनीज, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इज सो लार्ज, it is physically impossible for the auditor to check each and every transaction, and hence he has to apply test check in such cases। जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ पे फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है कि 100% आप ट्रांजेक्शन चेक करें। एग्जाम्पल अगर आप लेंगे, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का आप ऑडिट कर रहे हैं, तो डेली के ट्रांजेक्शन्स उसके थाउजेंड्स में रहेंगे, डेली के। क्योंकि हम घर में जो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, अब देखेंगे आप, देखो, जो भी आप मॅन्युफॅक्चरिंग या किंवा एखादा आपण टॅल्कम पावडर पावडर घ्या किंवा एखादा साबण घ्या, किंवा शॅम्पू घ्या। तुम्ही मॅन्युफॅक्चरर बघा, बऱ्यापैकी प्रोडक्ट्स जे आहेत ते आपण हिंदुस्तान यूनिलीवर्सचे यूज करत असतो, लक्षात घ्या। तो इस कंपनी के ट्रांजेक्शन्स अगर आप देखेंगे तो हर डे के थाउजेंड्स में रहेंगे। तो पूरे साल्स के कितने हो सकते हैं, मंथ के कितने हो सकते हैं, साल्स के कितने हो सकते हैं। तो फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप 100 ईच एंड एव्हरी ट्रान्झॅक्शन 100% आप चेक कर सके। पॉसिबल नाही आहे, लक्षात घ्या। एका दिवसाचेच ट्रान्झॅक्शन चेक करायचं म्हटलं तरी तुम्हाला आपल्याला ॲज अ ऑडिटर म्हणून ते बऱ्यापैकी अवघड काम असणार, लक्षात घ्या। म्हणजे जिथं मोठे ट्रान्झॅक्शन्स असतात, मोठमोठे ट्रांजेक्शन्स, म्हणजे डेलीचे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जे आहेत ते जास्त असतात, वहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि आप 100% वहाँ पे चेकिंग कर सके। आफ्टर एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड चेक सिस्टम, आपको इंटरनल कंट्रोल या चेक सिस्टम का एनालिसिस करना है, इवेल्युएशन उसको करना है कि कहाँ पे स्ट्रांग है और कहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है, इंटरनल चेक सिस्टम वीक है। इसके बेसिस से ऑडिटर डिसाइड करेगा कि टेस्ट चेक कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड इंटरनल चेक सिस्टम, द ऑडिटर शुड डिसाइड द एक्सटेंट ऑफ टेस्ट चेक ही कैन अप्लाई, कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ये ऑडिटर डिसाइड कर सकता है। इन टेस्ट चेक, ऑडिटर चेक्स सम ऑफ द सिमिलर ट्रांजेक्शन टू फॉर्म एन ओपिनियन। देखिए, अपना प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है ऑडिट का, टू एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑन फायनान्शियल स्टेटमेंट। फायनान्शियल स्टेटमेंट वरती आपल्याला ओपिनियन द्यायचं आहे, आपलं मत द्यायचं आहे। मग त्यातले काही ट्रांजेक्शन्स आपण चेक करून आपलं ओपिनियन बनवू शकतो, लक्षात घ्या। सिमिलर टाइप के ट्रांजेक्शन्स है, हर रोज सेम टाइप का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो सिमिलर टाइप के जो ट्रांजेक्शन्स है उसमें से कुछ ट्रांजेक्शन्स आप चेक करेंगे और उसके बेसिस से आप अपना ओपिनियन बनाएंगे। तो देखिए, लेस देन 100% आइटम आप पॉपुलेशन में से चेक करते हैं। जितने भी ट्रांजेक्शन्स है, पूरे साल के 1 लाख ट्रांजेक्शन्स है, उसमें से आपने 1000 चूज किए,
तो उस 1000 ट्रांजेक्शन चेक करने के बाद आप डिसाइड अपना ओपिनियन बनाएंगे कि यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है। आप अपना ओपिनियन जो भी आपको देना है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आप दे सकते हैं। ऑडिटर सिलेक्ट सर्टन ट्रांजेक्शंस फॉर डिटेल्ड एग्जामिनेशन, और जो भी ट्रांजेक्शन आप 1000 मतलब 1 लाख ट्रांजेक्शंस में से 1000 ट्रांजेक्शंस आपने चूज किए हैं, उसका आप क्या करेंगे, डिटेल्ड एग्जामिनेशन लेंगे, डिटेल्ड एग्जामिनेशन अँड चेक्स देम इन डिटेल, आणि ते ट्रांजेक्शन आपल्याला इन डिटेल चेक करायचे, लक्षात घ्या। तो देखिए फ्यूचर्स ऑफ टेस्ट चेकिंग, टेस्ट चेकिंग के फ्यूचर्स, फ्यू ट्रांजेक्शंस आर सिलेक्टेड फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस फॉर डिटेल्ड एग्जामिनेशन और चेकिंग। आता जसं बघितलं आपण, काही ट्रांजेक्शन्स घ्यायचे आहेत आणि ते स्टार्ट टू एंड पर्यंत ट्रांजेक्शन चेक करायचे आहेत। जो भी आपने 1000 ट्रांजेक्शंस थे उसमें से आपने 100 ट्रांजेक्शंस सिलेक्ट किए हैं, तो 100 ट्रांजेक्शन जो आपने सिलेक्ट किए हैं वो ट्रांजेक्शंस, हर ट्रांजेक्शंस को क्या करना है आपको, स्टार्ट टू एंड तक मतलब इन डिटेल उसको चेकिंग करना है, इन डिटेल उसका चेकिंग आपको करना है। सैंपल शुड बी सिलेक्टेड बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल साइंटिफिक मेथड्स। जो भी सैंपल आपको सिलेक्ट करनी है उसको वहां पे आप स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर में आपने स्टैटिस्टिक्स देखा है, तो इसमें अलग अलग टूल्स और टेक्निक्स है सैंपल सिलेक्ट करने के, तो उसमें से टेक्निक्स यूज करके रैंडम सैम्पलिंग आपने यूज किया, तो रैंडमली आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ट्रांजेक्शन आपको सिलेक्ट करना है। Next, for similar, for non-similar or extraordinary transactions, cash transactions, material items, टेस्ट चेक इज जनरली नॉट अप्लाइड। तो देखिए जहाँ पे ट्रांजेक्शन सिमिलर नहीं है, अलग अलग ट्रांजेक्शन्स है, वेगवेगळ्या टाइपचे ट्रांजेक्शन्स असतील, नॉन सिमिलर ट्रांजेक्शन्स है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन्स है, तो वहाँ पे आप टेस्ट चेक अप्लाई नहीं कर सकते। या कैश ट्रांजेक्शन्स है या मटेरियल आइटम है, तर मटेरियल आयटम आपण बघितलेलं आहे लक्षात घ्या। जर काही ऐसे आइटम्स असतील तर वहां पे आप टेस्ट चेक जनरली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। टेस्ट चेकिंग कैनॉट ब्रिंग कंप्लीट रिलायबिलिटी एज इट कैनॉट प्रोड्यूस ॲक्युरेट रिझल्ट। टेस्ट चेकिंग जनरली बघा, टेस्ट चेकिंग जिथं केलं जातं कंप्लीट किंवा रिलायबल आहे असं आपण सांगू शकत नाही लक्षात। कंप्लीट रिलायबिलिटी वहां पे आप नहीं बता सकते, या टेस्ट चेकिंग पे 100% हम रिलाय नहीं रह सकते। टेस्ट चेकिंग कैनॉट ब्रिंग कंप्लीट रिलायबिलिटी एज इट कैनॉट प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट, क्योंकि आपने पूरे ट्रांजेक्शन चेक नहीं किए हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स वहां से रैंडमली आपने सिलेक्ट किए हैं, तो जो ट्रांजेक्शन सिलेक्ट आपने किए थे वो एरर फ्री थे, लेकिन एरर जो थे आपने जो सिलेक्ट नहीं किए हैं उसमें हो सकता है, तो ये रिलायबल, इतना रिलायबल नहीं है टेस्ट चेक जो आप करते हैं वो, और एक्यूरेट रिजल्ट आपको इससे नहीं मिलते हैं, कैन नॉट प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट। टेस्ट चेकिंग इज केप्ट फ्लेक्सिबल एंड चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट। टेस्ट चेकिंग आपको क्या करना है, फ्लेक्सिबल रखना है। फ्लेक्सिबल म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये चेंज तुम्हाला करायला पाहिजे, लक्षात घ्या। फॉर एग्जाम्पल लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स आर डिटेक्टेड इन सिलेक्टेड ट्रांजेक्शंस। आपने जो 100 ट्रांजेक्शन सिलेक्ट किए थे उसमें अगर कुछ मिस्टेक्स आपको मिलते हैं, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स मिलते हैं, एरर्स मिलते हैं, तो वहां पे आपने क्या करना है, टेस्ट चेक की जगह 100% ट्रांजेक्शन चेक करने हैं। हमने क्या डिसाइड किया था, 1000 ट्रांजेक्शन थे, उसमें से 100 ट्रांजेक्शन आपने सिलेक्ट किए थे, तो इस 100 ट्रांजेक्शन्स में आपको ज्यादा मिस्टेक्स मिली, ज्यादा एरर्स मिले, तो आपने क्या डिसाइड किया, 100 की जगह पूरे 1000 ट्रांजेक्शन चेक करने का आपने डिसाइड किया। तो ये क्या है, आपका टेस्ट चेकिंग मेथड आपकी फ्लेक्सिबल हो गई। डिसाइड किया था 100, चेक किया पूरा 100%। ट्रांजेक्शन सिलेक्टेड फॉर टेस्ट चेकिंग आर एग्जामाइंड थ्रोली फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, जैसे हमने बताया इन डिटेल उसका चेकिंग करना है। The method of test checking is changed suddenly during the course of the audit with an element of surprise. टेस्ट चेकिंगची मेथड जी आहे ते आपण बदलायला पाहिजे, लक्षात घ्या। सरप्राइज के बेसिस पे आपको चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन अबव 10,000 आर सिलेक्टेड फॉर टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग के लिए आपने क्या किया, 10,000 से ज्यादा जो ट्रांजेक्शन थे वही ट्रांजेक्शन आपने क्या किया, टेस्ट चेकिंग के लिए यूज किए। लेकिन ऑडिटर ने क्या किया, टेस्ट चेकिंग, देन सडनली ड्यूरिंग अ मंथ ऑडिटर शुड चेक ट्रांजेक्शन बिलो 10,000।
ऑडिटर ने क्या किया, मैंने तो बताया और डिसाइड भी किया है कि 10,000 से ज्यादा जो ट्रांजेक्शन्स है वही मैं चेक करूंगा। मैंने डिसाइड किया एक मंथ में, उसी मंथ में, कि कुछ ट्रांजेक्शन में 10,000 से बिलो भी चेक करूंगा। 10,000 से कम ट्रांजेक्शन जो आहे ते सुद्धा मी चेक करेन असं मी डिसाइड केलं। सरप्राइजिंगली लक्षात घ्या, तर हे असं केलं पाहिजे। ऑडिटर डिसाइड्स द स्कोप ऑफ टेस्ट चेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ हिज जजमेंट। और ये टेस्ट चेकिंग का स्कोप क्या है, ये ऑडिटर उसका जजमेंट जो है उसके बेसिस पे डिसाइड करेगा। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपकी क्या है, टेस्ट इंटरनल चेक सिस्टम आपकी क्या है, और प्रीवियस एक्सपीरियंस आपसे क्या है ऑडिटर का। इसके पहले अगर आपने ऑडिट किया हुआ है तो उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा है वो डिसाइड करेगा टेस्ट चेक का स्कोप क्या रहेगा। मतलब टेस्ट चेक आपण कुठं कुठं अप्लाय करू शकतो की टेस्ट चेक अप्लाय करू शकत नाही, हे कोण डिसाइड करणार आहे, ऑडिटर डिसाइड करणार आहे। आणि ते कशावरती डिसाइड करेल तर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आणि इंटरनल चेक सिस्टम जी आहे ती इंटरनल कंट्रोल चेक सिस्टम कशी आहे त्या कंपनीची। स्ट्रॉंग असेल तर तिथं तुम्ही टेस्ट चेक म्हणजे इझिली अप्लाय करू शकताय, तिथं काय तुम्हाला जास्त टेन्शन येणार नाही। पण समजा जर तिथं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किंवा इंटरनल चेक सिस्टम नाहीये किंवा आहे पण वीक आहे, म्हणजे जशी इम्प्लिमेंट करायला पाहिजे तशी झालेली नाहीये, ज्या पद्धतीने ट्रांजैक्शन चेक व्हायला पाहिजे तसे होत नसतील, तर वहां पे आप टेस्ट चेक अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये ऑडिटर का जजमेंट डिसाइड करेगा कि कहाँ पे टेस्ट चेक अप्लाई करना है नहीं करना है, और ये डिपेंड है इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक सिस्टम और प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा था उस क्लाइंट के साथ। इस आइटम्स पे डिपेंड है कि ऑडिटर क्या करेगा, टेस्ट चेक अप्लाई करेगा या नहीं करेगा। फॅक्टर्स टू बी कन्सिडर्ड while applying टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग अप्लाय करत असताना कोणकोणते फॅक्टर आपल्याला कन्सिडर करायचे आहेत बघा। Auditor should consider the reliability of internal control and internal test system। internal check system आहे, टेस्ट झालेलं आहे ते, internal check system है, टेस्ट हुआ है, वो थोड़ा सा करेक्ट करून रिलायबिलिटी जी आहे ती किती रिलायबल आहे तुमची इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक सिस्टम, उस पे ऑडिटर डिसाइड करेगा। ऑडिटर शुड कंसिडर द रिलायबिलिटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक सिस्टम। उसको कंसिडर करना है जब आप टेस्ट चेक अप्लाई करेंगे तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और चेक सिस्टम कितना रिलायबल है, ये पहले उसको देखना है। ऑडिटर शुड कंसिडर द टाइम फॉर ऑडिट फाइल अप्लाइंग टेस्ट चेक। टेस्ट चेक ज्या वेळेला आपण करणार असतो, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको ऑडिट को मिला हुआ टाइम कितना है, कितने दिन में ऑडिट आपको खत्म करना है, ये भी कंसिडर करना है। और इस पे भी डिपेंड है कि आप टेस्ट चेक अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, ट्रांजेक्शन कम है, तो आप 100% भी चेक कर सकते हैं। तो आपको मिला हुआ टाइम कितना है ऑडिट कंप्लीट करने के लिए और रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, इस पे डिपेंड है कि टेस्ट चेक करेंगे अप्लाई या नहीं करेंगे। If the transactions are large in size and repetitive in nature, the auditor may select small size of the sample। लार्ज ट्रांजेक्शन्स है और रिपीटेटिव मतलब सेम टाइप के ट्रांजेक्शन्स है, तो यहाँ पे ऑडिटर जो है सॅम्पल साइज जो है वो स्मॉल कर सकता है, छोटी सॅम्पल घेऊ शकतो। लक्षात घ्या, सेम ट्रांजेक्शन्स आहेत, रिसीट आहे तुमच्या आणि सेल्स आहेत, हेच आहे का, म्हणजे सेम टाइपचे ट्रांजेक्शन्स आणि रिपीटेटिव्ह नेचरचे, म्हणजे तेच ट्रांजेक्शन परत 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 झालेले आहेत, अशा टाइपचे ट्रांजेक्शन्स असतील। बाकी त्या ऑर्गनायझेशन मध्ये दुसरे वर्कर्स काय नाहीये, अशा टाइपच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये तुमची सॅम्पल साइज जी आहे ती स्मॉल असू शकते। जैसे मैंने बताया कि 1000 पूरे ट्रांजेक्शन्स है, उसमें से सैंपल साइज आप 100 चेक करो या 50 चेक करो, उससे 100 से भी कम कर सकते हैं आप। तो सैंपल साइज किस पे डिपेंड है, आपके ट्रांजेक्शन्स कैसे हैं, लार्ज इन साइज है और रिपीटेटिव नेचर के हैं, सेम टाइप के ट्रांजेक्शन्स है, सेम ट्रांजेक्शन हर दिन आपका होता है, तो रिपीटेटिव नेचर का कहते हैं उसे। तो वहाँ पे सैंपल साइज जो है आपकी छोटी हो सकती है। इफ देर इज हेवी रिस्क इन्वॉल्व in not checking the particular item, the auditor may check the item in detail। जिथं असं वाटतं की मी समजा वाउचिंग नाही केलं किंवा मी व्हेरिफिकेशन नाही केलं, तर इथं 100% व्हेरिफिकेशन नाही केलं तर इथं हेवी रिस्क असू शकते, इथं मोठा फ्रॉड असू शकतो, असं ज्या वेळेला वाटतं ऑडिटरला, त्यावेळेला त्यांनी काय करायला पाहिजे, तिथं इन डिटेल चेकिंग केलं पाहिजे किंवा सॅम्पल साइज जी आहे ती मोठी ठेवली पाहिजे। लक्षात घ्या, बड़ी सैंपल साइज वहाँ पे सिलेक्ट करनी है, जहाँ पे ऑडिटर को रिस्क लगता है
वहाँ पे ऑडिटर को क्या करना है, सैंपल साइज जो है बड़ा करना है, या इन डिटेल चेकिंग, मतलब वहाँ पे टेस्ट सेक अप्लाई आपको नहीं करना है। इफ रिस्क इज लेस, ऑडिटर को लगता है, क्योंकि आपको पता है कि ऑडिटर पहले आपका जजमेंट जो है फर्म की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालता है. आपका नाम आहे लक्षात घ्या. आणि ते इन्फॉर्मेशन जे आहे ते प्लॅनिंग करत असताना ऑडिटर काढत असतो कि आपका बिजनेस क्या है, आपके अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, आपकी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसी है, इंटरनल चेक सिस्टम कैसी है. ये पूरी जानकारी ऑडिटर को होती है. तो वहाँ पे ऑडिटर डिसाइड करता है कि यहाँ पे रिस्क कितनी है, या किस पार्ट में रिस्क है, या यहाँ पे रिस्क नहीं है. तो इसके बेसिस पे ऑडिटर डिसाइड करेगा कि जिस पार्ट में रिस्क है वहाँ पे इन डिटेल उसको चेकिंग करना है. जहाँ पे रिस्क कम है वहाँ पे ऑडिटर स्मॉल सैंपल साइज ले सकता है, टेस्ट चेकिंग अप्लाई कर सकता है, और टेस्ट चेकिंग में भी सैंपल साइज जो है वो स्मॉल सिलेक्ट कर सकता है. Past experience of the auditor with past experience of the auditor with the client है. प्रिंटिंग मिस्टेक है. With the client, past experience of the auditor with the client also decides the size of the sample. तो यापूर्वी तुम्ही त्यांचं जर ऑडिट केलं असेल, इसके पहले अगर आपने ऑडिट किया हुआ है, वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा था, ये आपकी सैंपल साइज जो है वो डिसाइड करेगा. वहाँ पे अगर रेगुलर अकाउंटिंग था, अकाउंटिंग जो है वो अच्छी तरह से मेंटेन किए हुआ रिकॉर्ड था, एरर फ्री था, लास्ट ईयर में जब आपने ऑडिट किया वहाँ पे ज़्यादा एरर आपको नहीं मिले थे, फ्रॉड तो नहीं था, ऐसा अगर आपका एक्सपीरियंस है, आप स्टाफ भी कोऑपरेटिव है, अच्छा है, तो ऑडिटर क्या करेगा, एक्सपीरियंस अच्छा है तो सैंपल जो है वो कम सिलेक्ट कर सकता है, टेस्ट से अप्लाई कर सकता है. लास्ट ईयर में अगर आपको एरर्स ज़्यादा मिले थे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो आपने मेंटेन किया है वहाँ पे इरेगुलरिटीज थी, तो एक्सपीरियंस वहाँ का अच्छा नहीं था, आपका इरेगुलर अकाउंटिंग था, रिकॉर्डिंग ठीक तरह से नहीं किया हुआ था, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस अच्छी तरह से मेंटेन नहीं किए हुए थे. तो ये मेरा एक्सपीरियंस था लास्ट ईयर का, तो मैं यहाँ पे करंट ईयर में सोचूंगा कि कहाँ पे टेस्ट चेक अप्लाई करना है या वहाँ पे टेस्ट चेक अप्लाई नहीं करना है. तो ये डिसाइड करेगा पास्ट एक्सपीरियंस क्लाइंट के साथ कैसा था. Before starting audit, auditor should conduct critical review of financial statement. Financial statement का critical review वहाँ पे लेना है. The auditor can understand the possibilities of errors and frauds. और क्रिटिकल रिव्यू मतलब आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको स्टडी करना है ऑडिटर को. कौन कौन से आपके एक्सपेन्सेस ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखते हैं, काही एक्सपेन्सेस कोणकोणते दिसतात, कोणकोणते हेड आहेत, त्याला किती खर्च पडलेला आहे, सेल्स किती आहे, आणि तुमचे परचेसेस किती दिसतात, आपके परचेसेस कितने हैं, ये पूरा एक स्टडी करना है किसको, ऑडिटर को. और उसके बेसिस पे भी ऑडिटर को समझ में आता है कि कहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है एरर और फ्रॉड होने की. सो ही शुड कंसीडर द रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. as far as possible टेस्ट चेक should not be applied for cash transactions. जो एक्चुअल कैश में ट्रांजेक्शन्स पूरे होते हैं वहाँ पे जनरली टेस्ट चेक अप्लाई नहीं करना है, जहाँ पे पॉसिबल हो वहाँ पे. आता बऱ्यापैकी ट्रान्झॅक्शन डिजिटली होत आहेत लक्षात घ्या, पण जिथं कॅश ट्रान्झॅक्शन्स आहेत तिथं आपण जनरली टेस्ट चेक अप्लाई करायची नाही है. द मेथड ऑफ टेस्ट चेक शुड केप्ट एज सीक्रेट. आप कहाँ पे टेस्ट चेक अप्लाई करने वाले हैं ये सीक्रेट रखना है, क्लाइंट को आपको नहीं बताना है, क्लाइंट के स्टाफ को नहीं बताना है तो कि टेस्ट चेक आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, करने वाले हैं, तो ये सीक्रेट रखना है. ट्रांजेक्शन्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन शुड बी कवर्ड. हर ट्रांजेक्शन आपको कवर करना है, हर टाइप का ट्रांजेक्शन यहाँ पे कवर करना है. सेल्स का ट्रान्झॅक्शन कव्हर करणार आहे, परचेस का म्हणजे टेस्ट चेक करायचं म्हणजे फक्त सेल्सचे काही ट्रान्झॅक्शन बघितले आणि सोडून दिलं असं नाहीये लक्षात घ्या. तर सेल्सचे केले, परचेसचे केले, तुमचे जे एक्सपेंडिचर ऑफिस एक्सपेंसेस के किए, सैलरी का किया, उसमें से कुछ हर टाइप का ट्रांजैक्शन आपने उस टेस्ट से के लिए सिलेक्ट किया हुआ है, तो पूरा ट्रांजैक्शन आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है. कब टेस्ट चेक आप यूज कर सकते हैं, देखिए व्हेन टेस्ट चेक कैन बी यूज्ड, द ऑडिटर कैन अप्लाई टेस्ट चेक मेथड under following circumstances. किस circumstances में आप यूज कर सकते हैं, in case of big companies where number of transactions are very large. बिग कंपनी है, नंबर ऑफ ट्रान्झॅक्शन्स ज्यादा है, तिथं आपण टेस्ट चेक जे आहे ते अप्लाय करू शकतो.
when the number of transactions are repetitive nature, सेम टाइप के ट्रांजेक्शन्स है, सेम टाइप के ट्रांजेक्शन्स है, रिपीटेटिव ट्रांजेक्शन्स है और होमोजेनियस म्हणजे सिमिलर ट्रांजेक्शन्स है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट सेक अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल चेक सिस्टम वेरी स्ट्रांग, इंटरनल चेक कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट सिस्टम इज वेरी स्ट्रांग। जहाँ पे स्ट्रांग ऑडिट सिस्टम है, इंटरनल ऑडिट या इंटरनल चेक सिस्टम है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है, तिथं तुम्ही टेस्ट चेक अप्लाय करू शकता। लक्षात घ्या, म्हणजे अशी काही चान्स नाही की कोणाकडून चूक होईल किंवा कोणाकडून फ्रॉड होईल, कारण प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन जे आहे ते प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनला एक मेकॅनिझम ठरलेला आहे आणि त्या मेकॅनिझम मध्ये ते प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन जे आहे ते कम्प्लीट होतं। लक्षात घ्या, त्या ठिकाणी फ्रॉड किंवा एरर्स व्हायचे चान्सेस कमी असतात, अशा ठिकाणी तुम्ही टेस्ट चेक अप्लाय करू शकता। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इज कॉम्पिटेंट एंड रिलायबल। जहाँ पे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कॉम्पिटेंट और रिलायबल है, विश्वासू है, एक्सपर्ट है, वहाँ पे आप टेस्ट चेक अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटंट तुमचा चांगला आहे, क्वालिफाइड आहे, वेल क्वालिफाइड आहे, त्याला पूर्ण नॉलेज आहे, रिसेंट चेंजेस, लॉ जो भी है, ह्या सगळ्या गोष्टींची माहिती आहे आणि तो विश्वासू आहे। लक्षात घ्या, रिलायबल पर्सन होना चाहिए वो। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अगर कॉम्पिटेंट और रिलायबल है तो वहाँ पे आप टेस्ट चेक अप्लाई कर सकते हैं। ऑडिटर हैज लिमिटेड टाइम टू कंप्लीट एंड सबमिट द रिपोर्ट। और ऑडिटर को अगर कम टाइम है ऑडिट वर्क कंप्लीट करने में और रिपोर्ट सबमिट करने में, 2-3 दिन है, तो वहां पे आप टेस्ट चेक अप्लाई कर सकते हैं। तो इस केसेस में आप टेस्ट चेक अप्लाई कर सकते हैं। कौन से, जहाँ पे बिग कंपनीज है, ट्रांजेक्शन्स लार्ज टाइप के है, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स है, होमोजेनियस ट्रांजेक्शन्स है, रिपीटेटिव टाइप के ट्रांजेक्शन्स मतलब सिमिलर ट्रांजेक्शन्स है, वहाँ पे टेस्ट चेक आप अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, चेक सिस्टम और इंटरनल ऑडिट सिस्टम स्ट्रांग है, वहाँ पे आप टेस्ट चेक अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जहाँ पे कॉम्पिटिटिव और रिलायबल है, वहाँ पे टेस्ट चेक अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ पे आपको टाइम कम है, एज अ ऑडिटर आपको टाइम कम है ऑडिट करने के लिए और रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, तो वहाँ पे भी आप टेस्ट चेक अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, टेस्ट चेक के एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस ऑफ टेस्ट चेक, इट सेव्स टाइम, टाइम सेव करता है, क्योंकि हमने देखा है कि जहाँ पे टाइम कम होता है वहाँ पे आप टेस्ट चेक अप्लाई कर सकते हैं। तो टेस्ट चेक सेव्स द टाइम ऑफ ऑडिटर, क्योंकि आप 100% चेकिंग नहीं करते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन सिलेक्ट करते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल पॉपुलेशन। जो पूरा पॉपुलेशन आपका है, मतलब पूरे ट्रांजेक्शन है, उसमें से कुछ ट्रांजेक्शन चेक करते हैं, तो पूरे ट्रांजेक्शन चेक नहीं करते हैं, तो आपका टाइम जो है वह यहाँ पे सेव होता है। रेड्यूसेस वर्कलोड, वर्कलोड रेड्यूस करता है। ऑडिटर कैन कंप्लीट लेस इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ ऑडिट फास्ट। जहाँ पे आपको लगता है कि ये इम्पॉर्टंट नहीं है, इतना इम्पॉर्टंट नहीं है, तो यहाँ पे फ्रॉड इथं असू शकत नाही, म्हणजे या पार्टमध्ये इथं एरर किंवा फ्रॉड असायची किंवा हे जास्त महत्त्वाचं नाही आहे फायनान्शियली, तर तिथं आपण काय करू शकतो, टेस्ट चेक अप्लाई करू शकतो आणि मग आपला जो वर्कलोड आहे तो कमी होईल। लक्षात घ्या, कारण यहाँ पे आप 100% नहीं करेंगे, तो जहाँ पे इम्पॉर्टंट एरिया है, ऑडिटर जब क्रिटिकल एग्जामिनेशन करेगा फायनान्शियल स्टेटमेंट की, लक्षात आलं का, मगाशी आपण बघितलं की फायनान्शियल स्टेटमेंटची क्रिटिकल एक्झामिनेशन ऑडिटर करत असतो आणि ही एक्झामिनेशन ज्यावेळेला करतो त्यावेळेला लक्षात येतं की कोणता एरिया जो आहे तो इम्पॉर्टंट आहे आणि कुठे फ्रॉड होऊ शकतो, कुठे एरर्स असू शकतात। तो ऑडिटर इसके बेसिस पे डिसाइड करेगा कि लेस इम्पोर्टेंट एरिया कहाँ पे है, कौन सा है, तो उस लेस इम्पोर्टेंट एरिया में ऑडिटर क्या करेगा, टेस्ट चेक अप्लाई करेगा और जो वर्कलोड है वो कम करेगा और इम्पोर्टेंट एरिया जो है वहाँ पे थोड़ा डिटेल चेकिंग करने का काम करेगा। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ वर्क जो है आपकी इम्प्रूव होती है। कैसे कि आप क्या करेंगे, जनरली ऑडिटर डिवोट्स द टाइम फॉर चेकिंग इम्पोर्टेंट एरियाज इंस्टेड ऑफ लेस इम्पोर्टेंट एरियाज। हाँ, जहाँ पे लेस इम्पोर्टेंट एरिया ऑडिटर को लगता है वो चेक करने के बजाय इम्पोर्टेंट एरिया में डिटेल चेकिंग करेगा। हाँ, जिथं आपल्याला वाटतं की बाबा इथं फ्रॉड आहे, इथं एरर आहे, तर मग त्या एरियामध्ये आपल्याला थोडं डिटेल चेकिंग केलं पाहिजे, म्हणजे जे गरजेचं आहे तिथं आपण चेक करणार आहोत, म्हणून तिथं तुमची वर्क क्वालिटी जी आहे ती इन्क्रीज होते। मॉरल चेक, ऑडिटर कीप डिटेल्स ऑफ टेस्ट चेकिंग सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल। जैसे हमने देखा कि टेस्ट चेक आप कहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं ये आपको बताना नहीं है सामने वाले क्लाइंट को, सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपको रखनी है, सो द स्टाफ कैन कीप रिकॉर्ड एरर फ्री।
तो सामने वाले क्लाइंट का स्टाफ जो है उसको पता नहीं है कि कहाँ पे वो टेस्ट चेक अप्लाई करने वाला है ऑडिटर। तो वो जो है स्टाफ क्या करेगा, रेकॉर्ड जो है वो एरर फ्री रखणे का काम करेगा. कारण मला माहित नाही लक्षात घ्या ऑडिटर येऊन काय बघणार आहे, त्यामुळे मी माझं रेकॉर्ड जे आहे ते एरर फ्री ठेवणार आहे. म्हणून मग टेस्ट चेक ऑडिटर कुठे अप्लाय करणार आहे हे मला सांगितलं का ऑडिटरनी नाही सांगितलं. मग मी माझं रेकॉर्ड ज्यावेळेला मी कीप करणार आहे, ज्यावेळेला मी माझं रेकॉर्ड मेंटेन करणार आहे, त्यावेळेला मी माझं रेकॉर्ड एरर फ्री मेंटेन करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. लक्षात घ्या. सेविंग इन कॉस्ट ऑफ ऑडिटर एंड क्लाइंट ऑल्सो, क्योंकि आप क्या करते हैं सिर्फ इम्पोर्टेंट एरिया जो है वहां पे थोड़ा टाइम ज्यादा डिवाइड करते हैं, तो आपकी कॉस्ट जो है आपको टाइम कम लगता है ऑडिटर को और क्लाइंट का भी. कारण जब ऑडिटर ऑडिट के लिए जाता है तो उसके साथ 2-3 लोग लगते हैं जो भी उसको क्यूरीज पूछनी है, तो हर बार वो उस अकाउंटेंट को बुलाएगा तो उसका काम डिस्टर्ब होता है. तो जितने टाइम वहाँ पे आप डिवोट करेंगे उतना क्लाइंट का भी काम डिस्टर्ब होगा और आपका टाइम भी जो है वो ज़्यादा जाता है. तो कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज होती है. ऑडिट की जो भी कॉस्ट रहेगी वो जैसे डेज बढ़ेंगे या टाइम बढ़ेगा. तो जनरली देखिए टेस्ट चेक आप अप्लाई करते हैं तो क्लाइंटचा वेळ वाचतो, ऑडिटरचा टाइम बचता है ऑडिटर का, और कॉस्ट जो है कॉस्ट भी उसकी कम होती है. डिसएडवांटेजेस क्या है देखिए टेस्ट चेक के डिसएडवांटेजेस, एरर्स एंड फ्रॉड्स रिमेन अनडिटेक्टेड, क्योंकि आपने 100% चेकिंग नहीं किया है. जितना आपने चेकिंग किया था उतना तो उन्होंने रेकॉर्ड जितने ट्रान्झॅक्शन्स जे ट्रान्झॅक्शन करेक्टली मेंटेन केले, बाय मिस्टेक तेच ट्रान्झॅक्शन तुम्हाला टेस्ट चेकला मिळाले. जो ट्रान्झॅक्शन करेक्टली उन्होंने अकाउंटिंग किया है वही ट्रांजैक्शन बाय मिस्टेकली आपको क्या हुए टेस्ट चेक में मिले. तो आपको लगा कि ये ट्रांजैक्शन करेक्टली मेंटेन किया हुआ है, आपने डीपली चेकिंग किया लेकिन ये करेक्टली उसका रिकॉर्डिंग हुआ है. और जो ट्रान्झॅक्शन, कारण प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन मध्ये फ्रॉड असतो असं नाही लक्षात घ्या, 1-2 ट्रान्झॅक्शन मध्ये सुद्धा फ्रॉड असू शकतो. त्यामुळे तेच ट्रान्झॅक्शन, जिस ट्रान्झॅक्शन में फ्रॉड है, जिस ट्रान्झॅक्शन में मिस्टेक है, वही ट्रान्झॅक्शन चेक करने का रह गया है. ऐसे हो सकता है टेस्ट चेकिंग. क्योंकि हमने रैंडमली सैंपल सिलेक्ट किया है तो पॉसिबिलिटी है कि जिसमें एरर है, जिसमें फ्रॉड है, वो ट्रांजैक्शंस अनचेक्ड रहने की पॉसिबिलिटी है. As many transactions are not checked by the auditor, the audit is not reliable. There is scope for doubt. आपने पूरे ट्रांजैक्शन चेक नहीं किए हैं तो ऐसा हो सकता है कि कोई डाउट ले सकता है आप पे. आपल्यावरती डाउट घेऊ, क्योंकि आप कहेंगे कि ऑडिटर ने तो 100% चेकिंग नहीं किया है, तो ये ऑडिट रिलायबल कैसे है, ऐसे डाउट मैं ले सकता हूँ. तो ये डाउट के लिए स्कोप यहाँ पे है. ऑडिटर यूजेस हिज पर्सनल जजमेंट फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रांजैक्शंस. जैसे हमने बताया कि उसका पर्सनल जजमेंट जो है वो यूज करेगा कि कौन से ट्रांजैक्शंस मुझे टेस्ट चेक करने हैं और कौन से ट्रांजैक्शंस मुझे टेस्ट चेक नहीं करने हैं, इन डिटेल चेक करने हैं. तो ये जजमेंट है उसका. ये तो एक्यूरेट नहीं है, जजमेंट चुकू शकतं लक्षात घ्या. तो जजमेंट ये गलत हो सकता है, अगर ये गलत हो गया तो रिजल्ट भी गलत आ सकते हैं. इफ हिज पर्सनल जजमेंट कैन गो रॉन्ग, then result of the audit can also go wrong. तसं जजमेंट जर चुकलं तर तुमचे रिझल्ट सुद्धा चुकीचे येऊ शकतात, लक्षात घ्या. द क्वालिटी ऑफ ऑडिट में रेड्यूस टू पोर स्टैंडर्ड. ऑडिट की क्वालिटी जो है वो रेड्यूस हो सकती है क्योंकि आपने हर जगह टेस्ट चेक अगर अप्लाई किया, हर जगह आपने इन डिटेल नहीं चेकिंग किया तो आपकी वर्क क्वालिटी जो है वो रेड्यूस हो सकती है. इफ द डिटेल्स ऑफ टेस्ट चेकिंग आर रिवील टू द स्टाफ, जैसे हमने बात देखा कि टेस्ट चेकिंग के डिटेल्स जो है स्टाफ को रिव्यू नहीं करना है. स्टाफ मतलब कौन सा, क्लाइंट का स्टाफ. क्लाइंट के स्टाफ को आपको बताना नहीं है कि मैं ये टेस्ट चेक करूंगा. अगर आपने उसको बताया कि मैं यहाँ पे टेस्ट चेक करने वाला हूँ तो वो क्या करेगा, जहाँ पे एरर है या फ्रॉड्स है उसमें करेक्शन कर सकता है, चेंजेस कर सकता है. किंवा ते ट्रान्झॅक्शन तो बाजूला काढू शकतो, लक्षात घ्या. कारण ऑडिटर सगळं बघणार आहे का, सगळं नाही बघणार आहे, तर तो काय करणार आहे, त्यातले काही ट्रान्झॅक्शन सिलेक्ट करणार आहे. मग जे एरर आहे किंवा फ्रॉड आहे ते ट्रान्झॅक्शनच मी बाजूला काढलं. तुम्ही कंटिन्यू इन डिटेल चेक करत असाल, इन डिटेल जब आप चेक करेंगे फर्स्ट ट्रांजेक्शन टू लास्ट ट्रांजेक्शन, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन यहाँ से गायब हुआ है. अगर आप 100% चेक नहीं कर रहे हैं, आपने बताया कि क्लाइंट के स्टाफ को कि मैं ये टेस्ट चेक करने वाला हूँ,
तो उसमें से कुछ ट्रांजैक्शन जो जिसमें एरर है, जिसमें फ्रॉड है, वो निकाल सकता है। एरर वाला ट्रांजैक्शन तो नहीं निकालेगा, क्योंकि एरर वाला ट्रांजैक्शन क्या होता है हमें पता है। एरर ये अनइंटेंशनल है, मुझे पता नहीं था इसलिए बाय मिस्टेकली मिस्टेक हो गई मेरी, हाँ ये एरर है। फ्रॉड है इंटेंशनली मैंने कुछ उसमें चेंजेस किए हुए हैं उस ट्रांजैक्शन। मेरा इंटेंशन है कि मुझे कैश जो है वो कैश निकालनी है, म्हणजे मला कॅश पाहिजे आणि माझ्या पर्सनल यूजसाठी, आणि मी ते चुकीच्या मार्गाने घेतोय। इंटेन्शन आहे त्याच्यामधून कॅशचा फ्रॉड करायचा आहे, गुड्सचा फ्रॉड करायचा है, ये इंटेंशनली किया हुआ है। तो जो फ्रॉड के ट्रांजेक्शन है वो वहां से छुपा सकता है जर तुम्ही त्याला डिस्क्लोज केलं तर। ऑडिओ क्लायंट जो तुमचा स्टाफ आहे त्याला। टेस्ट सेक जब आप करेंगे टेस्ट सेक, तो उसमें प्रिकॉशंस क्या लेनी है, देखिए प्रिकॉशंस फॉर टेस्ट सेकिंग। द ट्रांजेक्शन शुड बी क्लासिफाइड अंडर प्रॉपर हेड। और ट्रांजेक्शन जो है उसको प्रॉपर हेड के अंडर क्या करना है, क्लासिफाय करना है, अलग अलग हेड के अंडर। त्याचं प्रॉपरली क्लासिफिकेशन झालेलं आहे की नाही हे बघितलं पाहिजे, लक्षात घ्या। म्हणजे सेल्सचं सेलमध्ये, परचेसचं पर्चेसमध्ये, रिसीटच्या रिसीटमध्ये, पेमेंट तुम्ही केलेलं आहे पेमेंटमध्ये, चेक काउंटरच्या जागी, बँक काउंटर फाईल्स, त्याचं त्या प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन जे आहे त्याचं व्यवस्थित क्लासिफिकेशन झालेलं पाहिजे, लक्षात घ्या। The auditor should study the system of authorization, documentation, recording of transactions. एखादा ट्रांजेक्शन असेल तर त्याचं ऑथोरायझेशन कसं आहे, ऑथोरायझेशन का मतलब क्या है। सपोज कुछ एक्सपेंसेस है, सपोज फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करेंगे कि 10,000 की स्टेशनरी आप परचेस कर रहे हैं आपकी कंपनी के लिए। 10,000 ची स्टेशनरी आपल्याला परचेस करायची आहे। मग हे स्टेशनरी परचेस करायची अथॉरिटी कोणाकडे है, इसका अथॉरिटी किसके पास है, ये पहले आपको देखना है। 10,000 कैश जो है वो पेड करने के अथॉरिटी मैनेजर के पास है या क्लर्क कर सकता है। फॉर एग्जांपल कॉलेज में आप गए तो देखिए आपको फीज रिफंड चाहिए, आपने ऍडमिशन कॅन्सल केलेलं आहे आणि फीज रिफंड पाहिजे। मग तो जो काउंटरला बसलेला क्लर्क आहे तो देऊ शकतो का रिफंड, नाही देऊ शकत, लक्षात घ्या, कारण तो त्याच्या अधिकारात नाही। तो काय करेल, तुम्हाला सांगेल अप्लाय करा टू द प्रिन्सिपल, प्रिन्सिपलला अप्लाय करा, मग प्रिन्सिपल विचारेल तुम्हाला का कसं काय, आणि मग तो त्याच्यावर रिमार्क मारून देणार आहे। म्हणजे ऑथोरायझेशन कोणाचं आलं, प्राचार्यांचं आलं, लक्षात घ्या, प्रिन्सिपलचं। म्हणजे जस्ट आता आपण प्रॅक्टिकली करतोय म्हणून हे एक्झाम्पल दिलं, असं प्रत्येक कंपन्यांमध्ये होतं, लक्षात घ्या की एखादं ट्रान्झॅक्शन किंवा एखादा खर्च करायचा असेल तर तो स्पेसिफिक क्लर्क नहीं करू शकत, तो उसके लिए कोई तो रेस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, अथोराइज पर्सन होता है। तो वो क्या करेगा, उस ट्रांजेक्शन को ऑथोराइज करेगा। हाँ ठीक है, ये 10,000 की स्टेशनरी आपको लेनी है, तो कैशियर को इन्फॉर्म करेगा 10,000 मिस्टर एक्स को पेड करो, एक्स इज अ क्लर्क, तो क्लर्क उसको पेड करो 10,000 की स्टेशनरी वो परचेस करेगा। उसका बिल जो है वो बिल कैश पेड किया है तो उसका बिल क्या करेगा, वो आके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में देगा। ये बिल जो है अकाउंटेंट जो रहेगा, अकाउंटेंट तो क्या करेल, वेरीफाई करेल कि हाँ इसमें कैश में परचेस किया है, क्या परचेस किया है, ये पूरा देखेगा। और बाद में इसकी एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग क्लर्क को देगा। म्हणजे काय त्याची नेमकी प्रोसेस आहे हे आपण बघितलं पाहिजे। ऑथोराइज ट्रांजैक्शन एखादं करायचं असेल या एखाद मटेरियल परचेस करना है, रॉ मटेरियल, तो इसकी ऑथोराइजेशन किसके पास है, परचेस डिपार्टमेंट है कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट डायरेक्टली परचेस कर सकता है, ये आपको देखना है। तो ऑडिटर को पहले क्या करना है, ये ऑथोराइजेशन प्रोसेस देखना है, उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल परचेस करना है तो परचेस के लिए प्रोसेस आपकी होनी चाहिए, क्या प्रोसेस है। सपोज मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है या प्रोडक्शन हाउस है आपका, वो जो मटेरियल लगेगा, जिस क्वालिटी का लगेगा, वो परचेस डिपार्टमेंट को बताएगा। परचेस डिपार्टमेंट क्या करेगा, अलग अलग जो मटेरियल प्रोवाइडर है, मटेरियल प्रोवाइड करते हैं आपको, तो उससे कोटेशन डिमांड करेगा। ये कोटेशन होने चाहिए आपके पास, और उसके बेसिस पे जो कम कोटेशन है उसको आपने ऑर्डर भेज दिया। परचेस डिपार्टमेंट का काम देखिए क्या है, सिर्फ ऑर्डर भेजना, मतलब कंपेयर करना कि किसने कोटेशन कम दिया है और उसको ऑर्डर भेजना। तो ऑर्डर दिल्यानंतर पुढची प्रोसेस जी आहे वो गोडाऊन की रहेगी,
ऑर्डर देने के बाद गोडाउन में मटेरियल आएगा। मटेरियल आने के बाद गोडाउन कीपर जो है, स्टोर कीपर जो है, वो क्या करेगा, मटेरियल वेरीफाई करेगा। जो बिल में दिया हुआ मटेरियल है वही क्वालिटी का है, उतने ही क्वांटिटीज है, उसका रेट जो लगाया है वही सेम है। ये पूरा वेरीफाई करके वो क्या करेगा, एक जो कॉपी है एक परचेस डिपार्टमेंट को भेजेगा, आपने जो ऑर्डर दी थी वो आई हुई है, और एक कॉपी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भेजेगा कि ये मटेरियल जो है ये परचेस डिपार्टमेंट ने ऑर्डर किया था, वो मटेरियल रिसीव हुआ है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसका पेमेंट करेगा और उस ट्रान्झॅक्शन को रेकॉर्ड करेगा। बघा, म्हणजे ऑर्डर द्यायचं काम परचेस डिपार्टमेंटनी केलं आणि कॅश द्यायचं काम कॅशियरनी केलं। लक्षात घ्या, परचेस डिपार्टमेंट अलग है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग है, स्टोर्स डिपार्टमेंट अलग है। एक मटेरियल परचेस करने में 3 डिपार्टमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व है आपके। तो ये प्रोसेस क्या है, ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होता है, ये प्रोसेस जो है ऑडिटर को स्टडी करना है। He should examine the procedures in the organization about a transaction from its commencement till its conclusions। जैसे मैंने अभी बताया, ट्रांजैक्शन स्टार्ट टू एंड तक उसको क्या करना है, एग्जामाइन करना है। सेम प्रोसेस फॉलो होती है या नहीं होती है, जी मैं आता सांगितली प्रोसेस की मॅन्युफॅक्चरिंग टू परचेस डिपार्टमेंट ऑर्डर करेल, परचेस डिपार्टमेंट करून स्टोर्स डिपार्टमेंट से अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। हाँ, ही प्रोसेस तुम्ही काय केलेली आहे, तैयार केलेली है। एज अ कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है कि ऐसी इस प्रोसेस में मटेरियल परचेस होना चाहिए, लेकिन ऑडिटर को ये देखना है कि एक्चुअल में ये प्रोसेस ऐसे ही होती है या नहीं होती है, ये भी देखना है उसको। एक्चुअल में सपोज मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट डायरेक्टली ऑर्डर दिया मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ने और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने डायरेक्टली पेमेंट किया, ऐसे हो सकता है, चेंजेस होऊ शकतात, लक्षात घ्या। तो एक्चुअल में ये इम्प्लीमेंट प्रोसेस हुई है या नहीं हुई है, ये भी ऑडिटर को देखना है। तो पहले प्रोसेस देखनी है कि क्या परचेस की प्रोसेस क्या है इस डिपार्टमेंट की या इस कंपनी की, और ये जो प्रोसेस है ये एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं हुई है, ये ऑडिटर को एग्जामाइन करना है एखाद ट्रान्झॅक्शन्स देख के। म्हणजे एखाद्या वेळचं मटेरियल परचेस केलेलं आहे, मग त्याचे कसं झालेलं आहे हे एंड पर्यंत त्याला बघायचं आहे। ऑडिटर शुड एक्झामाइन द होल सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल चेक, इंटरनल ऑडिट सिस्टम। हे ऑलरेडी आपण बऱ्याचदा बघितलेलं आहे, इंटरनल कंट्रोल चेक सिस्टम आणि इंटरनल ऑडिट सिस्टम जी आहे ती कशी आहे, स्ट्रॉंग आहे, वीक आहे, हे त्याला एक्झामाइन करायचं आहे। ऑडिटर शुड प्रिपेअर वेल थॉटफुल प्लान फॉर टेस्ट चेकिंग टू बी अप्लाइड। ऑडिटरनी वरच्या गोष्टी सगळ्या जो अपन अभी अभी हमने ऊपर का देखा सभी, हाँ, प्रॉपरली क्लासीफाई होना चाहिए, ऑथोराइजेशन होना चाहिए, प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन उसका कैसे होता है ये देखना है, ट्रांजैक्शन की प्रोसेस कैसे है ये ऑडिटर को एग्जामाइन करना है, इंटरनल कंट्रोल चेक सिस्टम ये ऑडिटर को देखना है, और उसके बाद ऑडिटर डिसाइड करेगा कि प्लान करेगा कि टेस्ट चेक आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। ऑडिटर शुड आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर द टेस्ट चेक इज नॉट एप्लीकेबल। जहाँ पे टेस्ट चेक अप्लाई आप नहीं कर सकते, एप्लीकेबल नहीं है, ऐसे एरियाज अगर कोई है तो ऑडिटर को आइडेंटिफाई करने हैं। और ये आइडेंटिफाई कैसे होगी, इंटरनल कंट्रोल चेक सिस्टम जो है वो जब आप एग्जामाइन करेंगे तो वहाँ पे एरियाज जो है वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं। देयर शुड नॉट बी बायस इन सिलेक्शन ऑफ द ट्रांजैक्शंस। और ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करते समय आप अनबायस होके वो ट्रांजैक्शन जो है वो सिलेक्ट करने हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट अपनी है रूटीन चेकिंग। तर आपण ही कन्सेप्ट जी आहे ती नेक्स्ट लेक्चरला बघू, रूटीन चेकिंग आणि ऑडिट सॅम्पलिंग। म्हणजे याच्यात ऑडिटिंग टेक्निक्स आहेत, लक्षात घ्या कोणकोणते टेक्निक्स आपण यूज करू शकतो या टॉपिकमध्ये। त्याच्यामधलं एक टेक्निक बघितलं आपण, टेस्ट चेक। टेस्ट चेक म्हणजे जहाँ पे आप 100% चेकिंग नहीं करते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करते हैं, उससे हम कहते हैं टेस्ट चेक। ओके, कुछ डिफिकल्टी है इसमें, कोणाला काही अडचण आहे का याच्यामध्ये? प्रसाद पोलेकर हँड रेज केलेला आहेस, काय विचारायचं आहे का रे प्रसाद पोलेकर? काही अडचण आहे का? ठीक आहे, थांबू आपण, उद्याच्या लेक्चरला पुढचा पार्ट स्टार्ट करू।